नमस्कार मित्रों, यूरोप में राष्ट्रवाद भाग 1 पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। सोशल साइंस की जो पुस्तक है क्लास 10th की, उस चैप्टर के दूसरे भाग को लेकर के हम उपस्थित हैं आपके सामने। यूरोप में राष्ट्रवाद भाग 2। आज इस प्रकरण के अंतर्गत हम आपसे चर्चा करने वाले हैं 1815 के पश्चात फ्रांस में क्या व्यवस्था स्थापित हुई, कौन से शासक हुए, उनकी नीतियां क्या थी और उन्होंने फ्रांस को किस तरह से प्रभावित किया। दूसरा प्रकरण है रोमानी राष्ट्रवाद क्या था। तीसरा है यूनान का स्वतंत्रता युद्ध क्या था, यूनान किस प्रकार स्वतंत्र हुआ, और शेष प्रकरण हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपने पहले वीडियो में देखा है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन के पश्चात फ्रांस में बूर्बो वंश का शासन स्थापित हुआ था। जो वहां का शासक वंश था, उस शासक वंश से लुई नेपोलियन 18 को फ्रांस का शासक बनाया गया और 1815 से लेकर के 1830 तक उसने फ्रांस का शासन किया। 1830 में सत्ता फिर से परिवर्तित होती है और 1830 से 1848 लुई फिलिप फ्रांस का शासक रहता है। 1848 में परिस्थितियां पुनः परिवर्तित होती हैं और लुई फिलिप को हटा दिया जाता है। सत्ता से जनता के द्वारा जबरदस्ती उसको हटाया जाता है और 1848 के बाद नेपोलियन थर्ड को, जो शासक वंश का ही है, उसे राष्ट्रपति बनाया जाता है। किंतु 1852 में वो शासक बन बैठता है। फ्रांस में जो ये डेवलपमेंट्स हुए, इनका यूरोप पर किस प्रभाव पड़ा, फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम विस्तार से जान लेते हैं। इसी से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है। ड्यूक मेटरनिक का कहना था, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो उसका भी साथ साथ हम अध्ययन करेंगे। देखिए, लुई नेपोलियन 18 जब 1815 में गद्दी पर बैठा, तो 1815 से लेकर के 1830 तक जो उसका शासन था, वो एक निष्क्रिय शासक था। उसने कोई भी फ्रांस में विशेष सुधार नहीं किए। अगर ये यूं कहें कि 1830 से लेकर के 1848 का जो फ्रांस का शासन है, ये वो शासन है जिस समय फ्रांस युद्धों में उलझा रहा, फ्रांस की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर होती चली गई। अर्थव्यवस्था का प्रभाव फ्रांस के जनजीवन पर पड़ा, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब चीज़ें। फ्रांस को उपनिवेशों में लगातार युद्धों में उलझा रहना पड़ा। फ्रांस की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, रोजगार के अवसर कम हुए। इसी समय अकाल जैसी परिस्थितियों ने भी फ्रांस की जनता को परेशानी में डाला और फ्रांस की जो जनता थी वो शासक से विरुद्ध हो गई। वही प्रभाव लुई नेपोलियन के साथ हुआ, वैसी ही परिस्थितियां कमोबेश लुई फिलिप के साथ भी थी। 1815 से लेकर के 1848 का जो दशक है, यूरोप में भूख, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी का काल था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और उस औद्योगिक क्रांति की वजह से प्रतिस्पर्धा फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों को झेलनी पड़ रही थी। यहाँ कुटीर उद्योग थे। यूरोप में केवल ब्रिटेन ऐसा था जहाँ औद्योगिक क्रांति थी, दूसरे देशों में नाम मात्र की औद्योगिक प्रगति हुई थी। फलस्वरूप ब्रिटेन से आर्थिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। जनसंख्या का विस्तार हुआ, जनसंख्या इस दौरान बहुत बढ़ी, लेकिन उसकी तुलना में ना तो रोजगार बढ़ पाए और ना खाद्यान्न। परिणाम हुआ कि भूखमरी प्रारंभ हो गई और इन सब परिस्थितियों की वजह से फ्रांस ही नहीं, पूरे यूरोप में व्यवस्था के खिलाफ लोग खड़े होने लगे, अपने अधिकारों के लिए लोग खड़े होने लगे। और यही कारण था कि यूरोप में 1848 में जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उसका प्रभाव कई देशों पर पड़ा। इसी तरह जब 1830 में लुई नेपोलियन 18 को हटाया गया तो उसका प्रभाव भी यूरोप के कई देशों पर पड़ा।
चांसलर ड्यूक मेटरनिक का यह कथन कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। आइए जरा हम इसको मानचित्र के हिसाब से देखें। यूरोप का मानचित्र आपके सामने है, 19वीं शताब्दी का यूरोप का मानचित्र। इसको ध्यान से देखिए। फ्रांस की स्थिति देखिए, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, रूस और इटली को ध्यान से देखिए। ओके, अब जरा फ्रांस को देखिए। फ्रांस के उत्तर में आप देखिए नीदरलैंड। जब फ्रांस में 1830 की क्रांति हुई तो उसका प्रभाव नीदरलैंड पर पड़ा और नीदरलैंड को उसमें कहते थे यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। वहां पर एक शहर है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में भी विद्रोह हो गया। फ्रांस में तो क्रांति हुई, फ्रांस में लुई नेपोलियन 18 को हटाया गया, लेकिन ब्रुसेल्स भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गए। यही नहीं, फ्रांस की 1830 की क्रांति का प्रभाव यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज करने वाला हुआ। इटली को देखिए मानचित्र में। इटली के ऊपर आप एक देश देख रहे हैं, प्रसा। जर्मनी नहीं था उस समय। जहां जर्मनी है वहां पर एक शक्तिशाली देश था प्रसा। तो जर्मनी को एक करने के लिए प्रसा ने जो है छोटे छोटे जर्मन राष्ट्रों को मिला करके एक करने का दौर, जर्मनी के एकीकरण का प्रयास हुआ, इटली के एकीकरण का प्रयास हुआ। तो यह प्रभाव देखने को आया। जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में एक जनजागृति आ गई थी, स्वतंत्रता, समानता, इन अधिकारों के लिए लोग चर्चा करने लगे थे। इसी तरह 1830 की क्रांति के बाद लोगों में स्वतंत्रता की भावना चालू हो गई। ब्रुसेल्स आजाद हुआ। यूनान का स्वतंत्रता युद्ध जो चल रहा था, यूनान स्वतंत्र हो गया और उसका प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी और इटली के एकीकरण के रूप में भी देखने को आया। इसीलिए चांसलर ड्यूक मेटरनिक कहता था कि अगर फ्रांस में कुछ भी हुआ, फ्रांस ने छींका तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस में घटित घटनाओं का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता था। ओके, हम चर्चा कर रहे थे कि 1815 से लेकर 1848 का जो दशक था वो भूख, गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी और अकाल का काल था। और उसी वजह से पहले लुई नेपोलियन 18 को, बाद में लुई फिलिप को हटना पड़ा। 1848 की क्रांति पूरे यूरोप में हुई, जगह जगह उस क्रांति का प्रभाव देखने में आया और 48 में लुई फिलिप को हटा करके गणतंत्र की सरकार स्थापित हुई। नेपोलियन थर्ड को राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन उसने अपनी कूटनीतिक क्षमता के कारण 1852 में शासक बनने में सफल हो गया। तो ये थे फ्रांस में होने वाले परिवर्तन। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रकरण है रोमानी राष्ट्रवाद, इस पर हम चर्चा करते हैं। रोमानी राष्ट्रवाद क्या था? राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध या साम्राज्य के विस्तार से ही नहीं होता। राष्ट्रवाद का विकास लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप देखिए, जब हम अपनी भाषा में बात करते हैं, जनभाषा में बात करते हैं, लोक संगीत सुनते हैं, लोक नृत्य देखते हैं, तो उसके अंदर हमें ज्यादा जुड़ाव, ज्यादा अपनापन देखने को मिलता है। आप भारत के किसी हिस्से के रहने वाले हों, किंतु भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य, भारतीय भाषा जब आपको सुनने को मिलता है तो उसमें जो जुड़ाव की अनुभूति होती है, या विदेशी जो सॉन्ग्स, विदेशी डांस या जो विदेशी भाषा को आप सुनते हैं, दोनों में से तुलना कर सकते हैं किसमें बेहतर जुड़ाव की अनुभूति होती है। वही चीज रोमानी राष्ट्रवाद की उपज थी। रोमानी राष्ट्रवाद अगर हम दो लाइन में कहें तो रोमानी राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो कवियों,
कलाकारों, लेखकों, इनके द्वारा किया गया। कवियों, कलाकारों और लेखकों के द्वारा किया गया। इनका कहना था कि राष्ट्रवाद का विकास युद्ध से नहीं बल्कि संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कवि, कलाकार, ये लोग मानते थे कि राष्ट्रवाद का विकास लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों का जो आत्मचिंतन है, लोगों की जो अंतर्दृष्टि है, उससे हो सकता है। ये कहते थे कि तर्क वितर्क, विज्ञान का महिमा मंडन, विज्ञान के महिमा मंडन से, तर्क वितर्क से राष्ट्रवाद का विकास नहीं हो सकता। इनका मानना था राष्ट्रवाद का विकास कैसे होगा? आत्मचिंतन, भावनाओं से, अंतर्दृष्टि से, रहस्यवादी भावनाएं, इनसे राष्ट्रवाद का विकास हो सकता है। लोगों की जो फीलिंग्स हैं, लोगों के जो एहसास हैं, लोगों की जो अनुभूति है, वो लोगों को बॉन्डिंग कर सकती है, लोगों में बॉन्डिंग डेवलप कर सकती है। तो कवि, कलाकार गीतों के माध्यम से, लोक नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से लोगों में एकता लाने का प्रयास कर रहे थे। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो कवियों, कलाकारों, लेखकों द्वारा चलाया गया। इनका मानना था कि तर्क वितर्क के स्थान और विज्ञान का महिमा मंडन राष्ट्रवाद का विकास नहीं कर सकता। राष्ट्रवाद के विकास के लिए भावनाएं महत्वपूर्ण हैं जो लोगों के अंदर एक जुड़ाव की भावना पैदा कर सकती है। और इसीलिए इन्होंने लोकगीत के ऊपर, लोक भाषा के ऊपर, लोक नृत्य के ऊपर, कविता, कहानी, किस्सा, इनके ऊपर जोर दिया। जर्मनी के एक दार्शनिक थे योहान गॉटफील्ड। योहान गॉटफील्ड कहते थे कि राष्ट्र की आत्मा लोकगीतों में, लोक नृत्यों में निवास करती है। राष्ट्र की आत्मा लोकगीत और लोक नृत्यों में निवास करती है। जो जनता के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, जनता के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं, वो लोगों को एक विशेष अनुभूति देते हैं और वो लोगों में एकता की भावना का विकास करते हैं। अभी हम अपनी भाषा का गीत सुनते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, जो मधुरता, जो अपनापन होता है दूसरी भाषा में नहीं होता। तो इस बात को सच्चे अर्थ में समझिए कि अपनी भाषा, अपना गीत, अपनी संस्कृति, अपने नृत्य लोगों को ज्यादा एकता के सूत्र में पिरो सकते हैं। तो एकता के सूत्र में पिरोने के लिए कवियों, कलाकारों ने एक सांस्कृतिक आंदोलन चलाया। यह यूरोप में राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए एक चलाया गया आंदोलन था। ओके, अब कवियों, कलाकारों के द्वारा ऐसे लोक गीतों का, लोक नृत्यों का विकास किया गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि पोलैंड में ऐसे कौन से दो लोक नृत्य थे जिन्होंने राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई? पोलेनस और माजुरका। पोलेनस और माजुरका, ये ऐसे दो लोक नृत्य थे पोलैंड के जिन्होंने राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। अभी हम अपने राज्यों के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ते हैं, देश के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये लोक नृत्य या जो लोकगीत हैं कहीं ना कहीं हमें एक सूत्र में पिरोते हैं। तो पोलैंड के ये दो लोक नृत्य थे। रोमानी राष्ट्रवाद, मेरा मानना है आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं यूनान के स्वतंत्रता युद्ध के बारे में। मैप देखिए जरा आपके सामने। जरा हम इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ, यूरोप का मानचित्र देखते हैं। यूरोप के मानचित्र में यूनान की स्थिति देखिए। यूनान को देखिए। यूनान के साथ रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली,
इन देशों को देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन को भी देखिए। मानचित्र में आपको दिख रहा होगा ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर को देखिए। जो यूनान का हिस्सा आपको दिख रहा है, एड्रियाटिक सागर और एजियन सागर के बीच में प्रायद्वीपीय स्थिति है। इसको कहते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। यूनान बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। ग्रीक या यूनान, जिसको पूरे यूरोप के लोग सभ्यता के विकास का उद्गम केंद्र मानते हैं। पूरे यूरोप के लोग इसके ऋणी हैं, क्योंकि यूरोप के लोगों का मानना था कि सभ्यता और संस्कृति का विकास यूनान से हुआ, तो सभ्यता का पालना था यूरोप का। अब यूनान का गृहयुद्ध क्यों हुआ, किसके खिलाफ हुआ, यूनान का स्वतंत्रता युद्ध किन शक्तियों के बीच चला, इसको थोड़ा हम पृष्ठभूमि इसकी देखते हैं। यूनान ईसाई देश है और यहां ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले थे। पुनर्जागरण के बाद जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ, तो धर्म सुधार आंदोलन के बाद ईसाई धर्म कई शाखाओं में बढ़ गया, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। इसी तरह यूनान के जो ईसाई थे वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे। यूनान के पास का जो दूसरा देश देखिए आप, रूस भी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाला था। रूस के निवासी भी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे। दोनों में एकता थी, धार्मिक एकता थी। ध्यान रहे, इस चीज को हम आगे बिंदु से जोड़ेंगे। तो यूनान एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का मानने वाला ईसाई देश था। यूनान के ऊपर 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों ने अधिकार कर लिया। 1453 में ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया। यूनान इस्लामिक शासन के अंतर्गत आ गया। ऑटोमन तुर्क जो थे, इनका शासक खलीफा होता था, जो राजनीतिक प्रधान और धार्मिक प्रधान दोनों होता था। रूढ़िवादी शासन व्यवस्था थी। शासन के बड़े पद दरबार में बोली लगा करके बेचे जाते थे। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि शासन किस प्रकार चलता रहा होगा। अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, शासन की नीतियां अच्छी नहीं थी। इसलिए ईसाई समुदाय के लोग स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन खलीफाओं का शासन इतना सख्त था कि यूनान जैसा छोटा देश अपनी स्वतंत्रता उस समय नहीं प्राप्त कर सका। यूनान की स्वतंत्रता के लिए 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक में एक संस्था बनाई गई, हितेरिया फिलाइक। हितेरिया फिलाइक नाम की एक संस्था बनाई गई। ये यूनान को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक ऐसी राजनीतिक पार्टी थी, हितेरिया फिलाइक, और इसने यूनान की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चालू किया। अब यहां मैं आपको इस बिंदु से जोड़ना चाहूंगा कि यूनान के पास का देश था रूस। दोनों का धर्म एक था, इसलिए रूस यूनान का साथ दे रहा था। रूस भी चूंकि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानने वाला था, यूनान भी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के मानने वाला देश था, इसलिए रूस ने यूनान को साथ दिया। यूनान की जो जनता थी उसमें इतनी एकता क्यों थी, इसको भी देख लीजिए। यूनान की जनता सारी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाली थी। उनकी एक भाषा, एक संस्कृति, एक नस्ल, एक धर्म था। यूनान की जो जनता थी उसकी भाषा, नस्ल, धर्म सब एक था, इसलिए वो यूनान की जनता भी एकजुट थी। अब रूस का सहयोग मिल गया, सारी जनता एकजुट हो गई। यूनान चूंकि वो स्थान था जहां से यूरोप में सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान फैला था, पूरे यूरोप के लोग इसके लिए कृतज्ञ महसूस करते थे। यूनान के प्रति
उनमें संवेदना थी, यूनान के प्रति सहानुभूति थी, इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी यूनान की आजादी के समर्थक थे। ब्रिटेन और फ्रांस भी चाहते थे कि यूनान आजाद हो जाए। दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस भी ईसाई धर्म के मानने वाले देश थे। एक तो सांस्कृतिक कृतज्ञता, दूसरी धार्मिक एकता, वो भी कहीं ना कहीं यूनान के साथ इनको ला रही थी। तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसे देश इनके साथ थे। यूनान की जनता एकजुट थी। हितेरिया फिलाइक नाम की संस्था बना करके उन्होंने प्रयास करना चालू कर दिया। और यही नहीं, जो यूरोप के कवि और कलाकार थे, ऐसे कवि और कलाकार जो यूनान को सभ्यता का पालना मानते थे, उन्होंने भी एक आंदोलन चलाया पूरे यूरोप में। उन्होंने लोगों को एकत्र किया और उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया कि यूनान को आज़ादी जल्दी मिल जाए। इसमें से इंग्लैंड के एक प्रमुख कवि थे लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ये इंग्लैंड के कवि थे। इन्होंने यूनान की आज़ादी के लिए फंड रेज किया। इन्होंने एक कोष इकट्ठा किया। यही नहीं, यूनान की आज़ादी के युद्ध में भाग लेने के लिए स्वयं यूनान गए। लॉर्ड बायरन इंग्लैंड से यूनान गए। इन्होंने कोष भी इकट्ठा किया और वहीं युद्ध के दौरान बुखार से 1824 में इनकी मृत्यु भी हो गई। लॉर्ड बायरन की मृत्यु यूनान में ही हो गई। तो इससे आप देख सकते हैं कवि और कलाकार भी किस तरह यूनान की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत थे। लॉर्ड बायरन का यह प्रयास बहुत ही एक अनुपम उदाहरण था। यूनान के स्वतंत्रता के लिए पूरी परिस्थितियां अनुकूल थी। जो खलीफा था उसकी स्थिति भी इस समय नाजुक दौर में थी। खलीफा शक्तिशाली नहीं रह गया था। जो रूस था वो तो यूनान को समर्थन दे ही रहा था क्योंकि धार्मिक एकता थी। साथ ही साथ रूस का एक हित और था, वो कूटनीतिक हित था। यूनान को भी आपने मानचित्र में देखा, वो बाल्कन क्षेत्र में है। तो यूनान के जो पड़ोसी देश थे, जो जिनकी सीमाएं रूस के साथ मिल रही थी, रूस सोचता था कि अगर यूनान आजाद हो जाएगा तो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो छोटे छोटे बाल्कन देश हैं उन पर रूस का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाएगा। तो रूस का एक कूटनीतिक भी साथ था। तो रूस इस कूटनीतिक चाल के लिए भी उसको समर्थन दे रहा था। ऐसी स्थिति में अब यूनान की आजादी के लिए रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं एक तरफ, ऑटोमन साम्राज्य जिसको टर्की कहते हैं, टर्की का खलीफा प्लस टर्की का साथ देने के लिए इस्लामिक देश मिस्र, अफ्रीका का, ये दोनों एक साथ आ गए। नवारियों की खाड़ी, एजेंस सागर के पास नवारियों की खाड़ी में दोनों गुटों की सेनाएं आमने सामने आ गई। एक तरफ रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की सेना और दूसरी तरफ टर्की और मिस्र की सेना। युद्ध की पूरी तैयारियां थी और ऐसी स्थिति में एक गोली चलना भी पर्याप्त था। 1827 अगस्त 1827 को ऐसी घटना हुई। 20 अगस्त 1827 को दोनों गुटों में युद्ध चालू हो गया। बवेरिया की खाड़ी में दोनों गुटों की नौसेनाएं आमने सामने युद्ध में भाग लेने के लिए खड़ी हो गई और पूरी बवेरिया की खाड़ी सैनिकों से लहूलुहान हो गई। अनेक जो शिप्स थे वो पूरी बवेरिया की खाड़ी में टूट करके फैल गए। निर्णायक युद्ध हुआ और इस युद्ध में टर्की और मिस्र की हार हो गई। टर्की और मिस्र की हार हो गई। अंत में टर्की को झुकना पड़ा और 1832 में
कुस्तुनतुनिया की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि हुई और इस संधि के बाद यूनान की स्वतंत्रता की मान्यता टर्की ने दे दी। 1832 में यूनान स्वतंत्र हो गया पूरी तरह से। यह थी यूनान की स्वतंत्रता। ओके, एक छोटा सा प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि सेलेसिया के बुनकरों का विद्रोह क्या था, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। सेलेसिया आज का जो पोलैंड है, मानचित्र में भी आपने देखा होगा, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के बीच, चेक और स्लोवाक दो देश हैं, तो पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के बीच स्थित है सेलेसिया। सेलेसिया में जो बुनकर थे, जुलाहे थे कपड़ा बुनने वाले, उन लोगों ने 1845 में विद्रोह किया। इसी को सेलेसिया के बुनकरों के विद्रोह के नाम से जानते हैं। क्यों विद्रोह किया? जो बुनकर थे, व्यापारी उनको अग्रिम पैसा दे जाते थे कपड़ा बुनने के लिए, कच्चा माल इकट्ठा करने के लिए उनको अग्रिम पैसा दे दिया जाता था। लेकिन जब बुनकर कपड़ा बना करके तैयार करते थे तो व्यापारी उस कपड़े का मूल्य स्वयं निश्चित करते थे। बड़ी मजेदार बात है, ध्यान से सुनना। जो उत्पादक है, बुनकर है, वो कपड़े का मूल्य नहीं निश्चित कर रहा है। जो क्रेता है, जो व्यापारी है, वो कपड़े का मूल्य निश्चित करता था। चूंकि व्यापारियों ने अग्रिम पैसा दे रखा है, इसलिए जुलाहे उस मूल्य पर सामान बेचने के लिए बाध्य थे। व्यापारी लोग वस्तु की कीमत बहुत कम निश्चित करते थे और इसीलिए बुनकरों में आक्रोश था। और 1840 के बाद का जो दशक है, वो यूरोप में बेरोजगारी, भुखमरी और अकाल का समय था। सेलेसिया के बुनकरों को अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया और उन्होंने व्यापारियों के द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मूल्य पर अपना सामान बेचने से इनकार कर दिया। इसे कहते हैं सेलेसिया के बुनकरों का विद्रोह। अब अगले वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या प्रयास हुए, जर्मनी का एकीकरण अंततः कैसे हुआ, ऑटो वॉन बिस्मार्क की उसमें क्या भूमिका थी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।